हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील कुमार। मैं अकाउंट्स का टीचर हूँ, 23 ईयर्स से अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ और आज आपके लिए लेके आया हूँ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वीडियो। बहुत ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं और पूरे मार्क्स मिलते हैं। बहुत ईजी टॉपिक है, लेकिन उसको लर्न करने की एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पहले इनकम स्टेटमेंट बताऊंगा, बाद में बैलेंस शीट। अब ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का चक्कर क्या है बच्चों? 11th में आप लोगों ने सीखा था ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और उसके बाद आपने बैलेंस शीट बनाई थी। पीएनएल अकाउंट से आपको नेट प्रॉफिट पता चला था, उस नेट प्रॉफिट को आपने बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस किया था। तो ऑर्डर तो यही है, लेकिन पता नहीं क्यों सारी बुक्स में बैलेंस शीट पहले बनाई हुई है और इनकम स्टेटमेंट बाद में बना रखी है। लेकिन मैं आपको ऑर्डर वाइज ही कराऊंगा। पहले इनकम स्टेटमेंट सीखेंगे, यानी जो आपने 11th में पढ़ा था ट्रेडिंग एंड पीएनएल, उसको अब कंपनी अकाउंट्स में थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। तो पहले हम लोग सीखेंगे इनकम स्टेटमेंट और उसके बाद बैलेंस शीट। अब इनकम स्टेटमेंट बेसिकली है क्या? आपको प्रॉफिट फाइंड करना है। जैसे आपने 11th में फाइंड किया था सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में नेट प्रॉफिट। पहले आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और फिर आया आपका नेट प्रॉफिट। लेकिन वही काम करना है, तरीका बिल्कुल अलग है। पहले आप बेसिक समझ लीजिए, फिर मैं आपको उसका फॉर्मेट बताता हूं। जो आपको इनकम हो रही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम से, टोटल जो इनकम हो रही है वो 1 लाख है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स को कहते हैं। तो नेट सेल्स आपको 98,000 अर्निंग हुई है सेल से, 2,000 दूसरी इनकम है जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एटसेट्रा। तो टोटल इनकम आपकी हो गई 1 लाख, टोटल रेवेन्यू जिसको मैंने लिखा है। टोटल रेवेन्यू में से अगर आप टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो आपका प्रॉफिट आ जाता है। तो टोटल रेवेन्यू में से जब हमने टोटल एक्सपेंसेस माइनस किए तो हमारा प्रॉफिट आ गया। लेकिन अभी हमने टैक्स नहीं दिया है। ये एक्सपेंसेस जो है, ये बहुत सारे एक्सपेंसेस है और इनको कैटेगराइज किया गया है। तो वही हमें सीखना है थोड़ी देर बाद कि इन एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, मेजर कैटेगरीज। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है हमारा। सारे इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो टैक्स प्रॉफिट आया है वो बिफोर टैक्स है, क्योंकि अभी हमने टैक्स पे नहीं किया है। और अगर हम इसमें से टैक्स भी माइनस कर दें तो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो टैक्स देने से पहले प्रॉफिट इतना है, टैक्स देने के बाद प्रॉफिट इतना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतना इजी नहीं है। ये जो एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं। तो ये जो बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, जो कैटेगरीज हैं, वो हमें ऑर्डर वाइज याद करनी है। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये रहा पूरा फॉर्मेट आपके सामने। ये भी अभी कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है। बोर्ड छोटा था इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। अब आपने देखा तो घबरा गए, इतना बड़ा फॉर्मेट, इतनी सारी चीजें कैसे लर्न करेंगे? एक्सपेंसेस मैंने लिखा था उस टाइम, लेकिन अब तो मैंने एक्सपेंसेस को इलैबोरेट कर दिया। एक्सपेंसेस में देखिए इतनी सारे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फाइनेंशियल कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस। इतने सारे एक्सपेंस ऑर्डर वाइज कैसे याद रखेंगे हम इनको? तो मैं आपको इसे लर्न करने की एक ट्रिक बता रहा हूं। आपको बस एक डायलॉग याद करना है। एक बार क्या हुआ कि मॉडर्न जमाने में रावण ने सीता का हरण कर लिया और जब ये बात राम को पता चली तो राम ने फोन मिलाया रावण को और एक डायलॉग बोला। ये डायलॉग अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी। आपको बस डायलॉग याद रखना है। वो डायलॉग क्या है? रावण, ओए तू चोर, पापी, चालाक, एक देवी को फोर्सफुली आउटसाइड ले गया। पाप भी है तेरी, पागल। ये डायलॉग आपको याद रखना है। मैं फिर से बोल देता हूं। रावण, ओए तू चोर, पापी, चालाक, एक देवी को फोर्सफुली आउटसाइड ले गया। पाप भी है तेरी, पागल। पापी मतलब भाभी। तो अब आप इन सब में जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग समझिए। रावण, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओ अदर इनकम, तू रावण, ओए तू टोटल रेवेन्यू। अब एक्सपेंसेस स्टार्ट हो गए। रावण, ओए तू चोर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, पापी, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चोर, पापी, चालाक, चेंज इन इन्वेंट्री, एक एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, देवी, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसमें को जो है वो आपको सिर्फ सेंटेंस में बोलना है, यहां पे नहीं लिखना। देवी को फोर्सफुली, फोर्स एफ फाइनेंशियल कॉस्ट,
आउटसाइड ले गया। आउटसाइड में ओ जो है वो अदर एक्सपेंसेस है, मतलब कि एक्सपेंसेस हजारों होते हैं, आपने 11th में पढ़े थे, जो पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंसेस होते हैं वही सारे एक्सपेंसेस अभी भी हैं, बट उनकी कैटेगरीज को चेंज कर दिया है, बहुत सारे एक्सपेंसेस को डिवाइड कर दिया, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। और जो यहां तक किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, CPC-ED-F तक, वो सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे अदर एक्सपेंसेस में। तो बच्चों आपको ये डायलॉग याद रखना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अब इसके बाद जो लास्ट में बचा हुआ है अदर एक्सपेंसेस के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसे मैंने बोला है पाबी। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें जब टैक्स माइनस करेंगे तो टैक्स, पाबी है तेरी, टी, टैक्स, पागल, PA, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो लास्ट में जो बचा हुआ है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसे मैंने बोला था पाबी है तेरी, ठीक है, पाबी PB है तेरी, एंड टी टैक्स, पाबी है तेरी, पागल PA, पागल, ठीक है, पाबी है तेरी पागल। इससे आपको याद रहेगा कि पूरा सेंटेंस है क्या, रावण होए तू चोर पापी चालाक, एक देवी को फोर्सफुली आउटसाइड ले गया, पापी है तेरी पागल। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो इनकम स्टेटमेंट आपको लर्न हो जाती है। अब जो एक्सपेंसेस हैं जैसे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, चेंज इन इन्वेंट्री, इनमें क्या आता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब हम एक एक करके सीखेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस आए हैं उनको इलैबोरेट करना और उनमें क्या क्या कंटेंट्स हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि नेट सेल्स। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको याद रखना है नेट सेल्स, यानी टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। भूलना नहीं है बच्चों, RFO का मतलब है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। इसके बाद आता है अदर इनकम। अदर इनकम में क्या क्या आएगा, जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। कंपनी के केस में कमीशन के चांसेस कम होते हैं, बट हम मान लेते हैं डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। हो सकता है कंपनी ने कोई, कंपनी की एक एक्स्ट्रा फैक्ट्री हो जिसको सबलेट कर रखा हो या रेंट पे दे रखा हो किसी को, तो रेंट रिसीव्ड भी हो सकता है। डिस्काउंट रिसीव्ड, इस तरीके की कोई भी इनकम जो सेल्स के अलावा कोई भी इनकम है वो अदर इनकम का पार्ट है। तो सेल्स हो गई हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और उसके अलावा कोई भी जो इनकम होगी वो अदर इनकम में आएगी। अब हम चलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड को समझते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि जो मटेरियल हमने कंज्यूम किया वो रॉ मटेरियल ही होगा। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमारी इन्वेंट्री थी रॉ, उसका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। जैसे हमने 11th में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सीखा था वैसा ही है, बस इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आ रहे हैं। ऑलमोस्ट पूरा फॉर्मूला वही है, बस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें नहीं आ रहे हैं। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मतलब ये कि आपकी फैक्ट्री में जो मटेरियल जितना कंज्यूम्ड हुआ है उसकी वैल्यू हमें मिल गई। नेक्स्ट है हमारा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब कि आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, आप रीसेल का बिजनेस करते हो, होलसेल मार्केट से लाके और उसको रिटेल मार्केट में महंगा बेच देते हो। तो इस बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो जितना आपने स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया है उसको हम बोलते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब हम करते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब कि आपकी इन्वेंट्री में कितना इंक्रीज हुआ है। अब अगर आपको ये देखना है कि आपकी इन्वेंट्री में कितना इंक्रीज हुआ है तो आप क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर देते हो, बट हम यहां पे माइनस कर रहे हैं सारे एक्सपेंसेस, तो इसमें आपको उल्टा करना है, इसमें आपको ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करना पड़ेगा, वरना वहां पे जब माइनस कर रहे होंगे वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें हम ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करेंगे। जनरली हम लोग चेंज इन इन्वेंट्री निकालते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स है या अकाउंट्स, तो हम क्या करते हैं क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करते हैं, बट यहां पे आप ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करोगे। तो चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग स्टॉक ऑफ
रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP लिख रहा हूं मैं बच्चों, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। तो चाहे वो रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब अभी पूरा बना नहीं है, या फिनिश्ड है, उन सब का ओपनिंग लेना है और उसमें से आपको माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री ऑफ रॉ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मतलब कि चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो आधा बना हुआ है, चाहे वो पूरा बना हुआ है, उसके ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका चेंज इन इन्वेंट्री। अब बात करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस है, उनके बेनिफिट से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस है वो आएंगे इसके अंदर। तो वेजेस आपको पता है, सैलरीज आपको पता है, बोनस आपको पता है, लीव एनकैशमेंट क्या होता है? लीव एनकैशमेंट का मतलब होता है अगर आप छुट्टी के दिन एम्प्लॉय को बुलाते हो तो आप उसको अलग से पैसे देते हो, उसे ओवर टाइम नहीं कहते हैं। जनरली हम लोग बोलते हैं ओवर टाइम, बट वो ओवर टाइम नहीं होता है। ओवर टाइम होता है जब 8 घंटे से ज्यादा काम करवाते हो, उसके लिए जो आप पे करते हो वो होता है ओवर टाइम। लेकिन अगर आप छुट्टी वाले दिन आप एक एक्स्ट्रा डे, जो 7 डेज है, 6 डेज काम होता है, 7th डे हॉलीडे होता है, 7th डे भी बुला रहे हो आप उसको, तो उसका पैसा जो आप देते हो वो होता है लीव एनकैशमेंट। इसके बाद स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, कोई भी एम्प्लॉय के वेलफेयर से रिलेटेड कैसा भी एक्सपेंस, और एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, एम्प्लॉय को कॉम्पनसेट करने के लिए कोई भी एक्सपेंस, ये सारे आ जाते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर। तो अब बात करते हैं फाइनेंस कॉस्ट की। फाइनेंस मतलब लोन वगैरह। अगर आपने लोन लिया है या बैंक ओवरड्राफ्ट अवेल किया है या आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट हो या डिबेंचर हो या लोन, आपको लोन पे इंटरेस्ट देना होता है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। लेकिन एक नई चीज है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, मतलब आपने अगर डिबेंचर्स पे डिस्काउंट दिया है बहुत सारा, तो आपको पता है कि ये फिक्टिशियस एसेट होती है और फिक्टिशियस एसेट को हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। तो जितना आपने राइट ऑफ किया है वो फाइनेंस कॉस्ट का ही पार्ट है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, WO रिटर्न ऑफ, याद रखना बच्चों, अगर आपने सिर्फ इतना लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी। WO रिटर्न ऑफ पूरा लिखना होता है, रिटर्न ऑफ भी लिखना है आपको। तो ये था हमारा फाइनेंस कॉस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रीसिएशन तो सुना था, लेकिन ये अमोर्टाइजेशन क्या है? अमोर्टाइजेशन का मतलब है डेप्रीसिएशन। आप बोलेंगे फिर डेप्रिसिएशन के बाद क्यों लिखा है अलग से? अगर अमोर्टाइजेशन का मतलब ही डेप्रिसिएशन है तो फिर दोबारा से क्यों लिखा है? एक्चुअली हमारी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू अगर कम होती है तो उसके लिए हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करते हैं। हमारी जो इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू अगर हम कम करते हैं तो हम उसे अमोर्टाइज्ड बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो इसलिए हमने लिखा है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। फिक्स्ड एसेट्स अगर वैल्यू कम होती है तो हम उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, लेकिन हमारी इंटेंजिबल एसेट जैसे पेटेंट, गुडविल, इनकी वैल्यू कम होती है तो हम उसे अमोर्टाइज्ड बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब बारी आती है अदर एक्सपेंसेस की। अदर एक्सपेंसेस में वो सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे जो ऊपर नहीं आए हैं। ऊपर मतलब रावण ओए तू तक ठीक था, उसके बाद हमने क्या बोला था? चोर पापी चालाक, यानी चोर पापी चालाक एक देवी को फोर्सफुली आउटसाइड, जो आउटसाइड है वो अदर एक्सपेंस है। उससे पहले जितने एक्सपेंस आ गए हैं उनके अलावा सारे एक्सपेंस अदर एक्सपेंस होते हैं, और बहुत लंबी लिस्ट है। ये मैंने जो लिखे हैं ये थोड़े से हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। तो आपको बस याद रहना चाहिए कि चोर पापी चालाक, एक देवी, फोर्सफुली आउटसाइड में, फोर्सफुली तक जितने एक्सपेंसेस आए हैं उनके अलावा सारे ही एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल कैरेज इनवर्ड, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, डिस्काउंट अलाउड, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे हैं एक्सपेंसेस। तो बस आपको ऊपर वाले याद करने जो सिलेक्टेड है और उसके अलावा सारे ही अदर एक्सपेंसेस हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अब हॉरिजॉन्टल बिल्कुल भी नहीं बनेगी, वर्टिकल बनेगी। और वर्टिकल बैलेंस शीट में भी ऊपर लायबिलिटीज एंड नीचे एसेट्स लिखने हैं। अभी तक आप लेफ्ट में लायबिलिटीज
राइट में एसेट्स लिखते थे, लेकिन अब आप ऊपर लायबिलिटीज एंड नीचे एसेट्स लिखेंगे। और लायबिलिटीज को लिखने का तरीका, वर्टिकली भी लिखने का तरीका है, ऑर्डर वाइज ही रखना है, चेंज नहीं करना है। शेयर होल्डर्स फंड सबसे पहले लिखेंगे, जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट आता है। अब आप बोलेंगे कि शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है। शेयर कैपिटल में क्या आता है वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स जिनको आता है उनको पता है कि शेयर कैपिटल में क्या आता है। जिन्होंने कंपनी अकाउंट्स नहीं सीखा है वो कंपनी अकाउंट्स करने के बाद उन लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अभी हमें कोई जल्दी है नहीं, अभी हम सिलेक्टेड काम की चीजें सीख रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है वो मैं अभी इसके बाद बताऊंगा। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, यानी कि जो शेयर वारंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट जो मनी रिसीव हुआ है। फिर हमारा फर्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर ये 3 चीजें आती हैं। फिर है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब जिन लोगों ने एप्लीकेशन मनी दे दिया है शेयर्स के लिए और रिमेनिंग अमाउंट अभी देना बाकी है और 31 मार्च आ गया है तो हमें अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे। तो जिन लोगों का एप्लीकेशन मनी आ गया है और अभी हमने उनको शेयर्स अलॉट नहीं करे हैं तो वो आ जाता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में। इसके बाद आता है नॉन करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, उसमें आपको डॉल याद रखना है। डॉल हम आगे करेंगे कि डॉल में क्या क्या आता है, डी में क्या आता है, ओ एल एल में क्या आता है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज डॉल और करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन टॉस, आपको ये याद रखना है बच्चों। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज डॉल और करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन टॉस। और शेयर होल्डर्स फंड में एसआरएम याद रखना है आपको, एसआरएम। इसके लिए कोई स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इस तरीके से लर्न नहीं हो रहा है तो आप कोई स्टोरी बना सकते हैं। बाकी डॉल और टॉस तो मैंने इसलिए इस तरीके से लिखा है जिससे आपको चीजें याद हो जाए। तो अब हम इनको एलैबोरेट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। जो रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले प्रॉफिट, जैसे हम पीएनएल क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यहां पे लॉस भी हो सकता है, अगर लॉस होगा तो वो माइनस में होगा। फिर जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए जो हम फंड्स इकट्ठे करते हैं, उस जो रिजर्व क्रिएट करते हैं उसको हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कहते हैं। वैसे रिडम्पशन हमारे सिलेबस से 2020-21 में हट गया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यानी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए जो हम सीआरआर क्रिएट करते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी हमारे कोर्स में नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए। रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन की वजह से जो आपने रिजर्व क्रिएट किया था। और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जब आप शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो ये वही रिजर्व है जब आपने शेयर्स की वैल्यू से ज्यादा में इशू करके जो पैसा इकट्ठा किया है अलग से, यानी 10 रुपए का शेयर अगर आपने 15 में इशू किया है तो 5 रुपए पर शेयर आपका एसपीआर है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है। इस तरीके से जो पैसा इकट्ठा होता है उसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और भी चीजें हैं बट आप इतना ही लर्न कर लें तो काफी होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस की। इसमें मैंने आपको बोला था डॉल याद कर लो, और डॉल में क्या आता है वो मैं लिखवाऊंगा आपको। बच्चों एक चीज याद रखना, ये देखिए मैंने क्या किया, डॉल लिख दिया बट ओ के लिए ऐसे डाउन एरो बना दिया है। इसका मतलब ये कि ओ की जगह ये नहीं है। अभी आपने इनकम स्टेटमेंट सीखी थी थोड़ी देर पहले, इनकम स्टेटमेंट में आपने अदर एक्सपेंसेस सबसे लास्ट में लिखा था, जब सारे एक्सपेंसेस आपने बता दिए कि ये एक्सपेंसेस होते हैं और बचे हुए एक्सपेंसेस अदर में आ गए। तो ऐसे ही नॉन करंट लायबिलिटीज ये होती हैं और जो इसके अलावा होती हैं वो सब अदर में आती हैं, तो वो सबसे लास्ट में ले। तो कुछ भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें अदर जो होता है वो सबसे लास्ट में लिखना चाहिए। तो ओ माने अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, वो सबसे लास्ट में लिखनी है हमें, ठीक है। तो अब हम एक एक करके करते हैं। डी फॉर डेफर्ड रेवेन्यू, सॉरी डेफर्ड, डी से हो गया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब जितना टैक्स आपने पे करा है एडवांस में उससे कहीं ज्यादा टैक्स बन रहा था तो आपको और देना पड़ेगा, वो हो गई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और ये तो आपको पता है अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपने जो भी लोन लिए हैं या डिबेंचर इशू किए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो इसमें मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक तो लोन और डिबेंचर।
और भी चीजें होती हैं, लेकिन बच्चों मैं आपको पहले काम की चीजें लर्न कराता हूं। आप जब इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में आती हैं वो चीजें लर्न कर लो अच्छी तरीके से, और बाद में टाइम बचे तो जो मर्जी करो, आग लगाओ, कुछ भी करो, कोई फर्क पड़ता नहीं किसी को, क्योंकि जो मेन चीजें हैं वो आपको लर्न हो चुकी हैं। तो अब आप टेंशन मत लो, अब एक्स्ट्रा जो भी पढ़ना है पढ़ो, कोई रोकेगा ही नहीं आपको। लेकिन अगर जो मेन चीजें हैं, जो पूरे सिलेबस में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रिवाइज करते वक्त अगर आपको वो याद नहीं है और आप लगे पड़े हो किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को डिटेल में पढ़ने में, तो आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई होगा नहीं। तो इसीलिए हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीजें पूरी बुक्स में, तीनों बुक्स या दोनों बुक्स जो भी हैं आपकी, उनमें जब याद हो जाएं अच्छी तरीके से, उसके बाद आप एक्स्ट्रा जितना मर्जी करना चाहें, कोई आपको रोकेगा नहीं। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लोन एंड डिबेंचर्स होते हैं, जो ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा लंबे टाइम के लिए हमने लोन लिए होते हैं, उनको हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं। फिर आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। आपने जो भी प्रोविजन बनाए हैं ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा के लिए, वो आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कहलाते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है जितने दिनों में आपके बिजनेस का कैश घूम के आपके पास वापस आ जाता है, हम उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब आपने गुड्स, रॉ मटेरियल लिया, फिर आपने उसे बनाया, फिर आपने उसको सेल किया, जिसको सेल किया क्रेडिट पे किया, उसने आपको बाद में पेमेंट की, ठीक है, और आपको भी क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है। ये सारा प्रोसीजर जो होता है इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल 11 महीने का भी हो सकता है, 12 महीने का भी हो सकता है, और उससे ज्यादा का भी हो सकता है। क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम ऑपरेटिंग साइकिल को 12 मंथ्स अज्यूम कर लेते हैं बच्चों। और अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में जो लायबिलिटीज इनमें नहीं आ रही हैं वो सारी अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाती हैं। अब हम इसके बाद करते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में आपको टॉस याद रखना है। टी फॉर ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स एंड बीपी आता है। ओ अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और भी होते हैं बट मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो लिखे हैं, और अदर्स हमेशा नीचे लिखना है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब वही चीजें जो हमने पहले पढ़ी हैं, लोन एंड डिवेंचर, बस एक नई चीज आ गई, बैंक ओवरड्राफ्ट। ड्राफ्ट जो ऑपरेटिंग साइकिल से कम के लिए है, मतलब लोन लिया आपने ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे करने के लिए, डिवेंचर आपने इशू किया है विद इन ऑपरेटिंग साइकिल रिडीम करने के लिए, और बैंक ओवरड्राफ्ट तो होता ही शॉर्ट टर्म है। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रोविजन फॉर टैक्स, और भी होते हैं बट मैंने आपके सामने इंपॉर्टेंट वाले ही लिखे हैं। तो ये हो गया हमारा करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, यानी टॉस आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अदर करंट लायबिलिटीज को आप सबसे नीचे लिखेंगे। अब हम आते हैं असेट्स पे। जब बच्चों बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स की, तो नॉन करंट एसेट्स को आप कैसे लर्न करेंगे? फेवरेट टिकी ने दिल लूटा ओल्डीज का, फेवरेट टिकी, TICI, फेवरेट टिकी ने दिल लूटा ओल्डीज का, ये हो गई हमारी नॉन करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स हैं हमारी टॉक्सिक, TOCSIC, टॉक्सिक। टॉक्सिक वैसे TOX होता है, लेकिन यहां पे TOCSIC है। फेवरेट टिकी ने दिल लूटा ओल्डीज का, लेकिन वो टॉक्सिक निकली। अगर पूरा सेंटेंस बनाना चाहें तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये है हमारी नॉन करंट और ये करंट एसेट्स। तो अब हम नॉन करंट एसेट्स में सबसे ऊपर फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स आपको बताने की जरूरत नहीं है। जितनी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली एसेट्स होती हैं वो सारी टेंजिबल एसेट्स होते हैं, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी हैं। इनटेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट्स गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इनको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। इसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कि कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बनी नहीं है, तो वो हो गई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। आप कोई मशीन बनवा रहे हो, वो अभी बन नहीं पाई है, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। और इंटेंजिबल एसेट्स,
अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट का मतलब है कि आपने इंटेंजिबल एसेट्स यानी कॉपीराइट पेटेंट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसका इनिशियल अप्रूवल मिल गया है लेकिन फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है। फाइनल अप्रूवल मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आपकी एसेट बन चुकी है लेकिन वो अंडर डेवलपमेंट है, तो TICI। इसके बाद N फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। फिर डेफर्ड टैक्स असेट्स। डेफर्ड टैक्स असेट्स उसका उल्टा है, आपने एडवांस टैक्स ज्यादा दे दिया था, एक्चुअल टैक्स आपका कम था, तो जो रिमेनिंग टैक्स है वो गवर्नमेंट रिफंड करेगी आपको, डेफर्ड टैक्स असेट हो गया। फिर यहां पे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब आप सोच रहे होंगे कि लोन्स एसेट्स में कैसे आ गए। बच्चों, लोन्स के साथ एंड एडवांसेस लगा हुआ है, मतलब आपने लोन किसी और को दिया हुआ है। जब आप लोन किसी और को देते हैं तो वो आपकी एसेट है, तो ये याद रखना, एडवांस वर्ड लगा होना चाहिए उसके साथ में। और जो नॉन करंट एसेट ऊपर कहीं भी नहीं आई वो अदर्स में आ जाएगी, अदर नॉन करंट एसेट्स। और फिर आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट जहरीली है, टॉक्सिक, TOC SIC। अब हम TOC SIC को समझते हैं। जो करंट एसेट्स में टॉक्सिक, TOC SIC, सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स एंड BR। अदर करंट एसेट्स ये सबसे नीचे लिखना है, याद रखना है आपको। प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम सबसे अच्छे एग्जांपल हैं, और भी होते हैं बट अभी मैं फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है वो लिख रहा हूं। करंट इन्वेस्टमेंट्स, देखिए पैटर्न वैसा ही है आपका, वहां पे था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद वहां पे था लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिर है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 3 टाइप की होती है, हम पहले कर चुके हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। कच्चा माल जो आधा बन चुका है वो, और जो पूरा बन चुका है वो। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 3 चीजें, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलते हैं हम जो शेयर मार्केट में हमारा पैसा लगा होता है। शेयर मार्केट में जो पैसा लगा होता है, एक एंटर मारते ही हमारे शेयर सेल हो जाते हैं और नेक्स्ट डे या उससे एक दिन बाद वो पैसा बैंक में आ जाता है, तो इसीलिए हमने उसको कैश के इक्विवेलेंट माना है। तो कैश और बैंक तो है ही हमारे पास, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज वाला पैसा भी एंटर मारने के नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे हमारे बैंक बैलेंस में प्लस हो जाता है, तो इसलिए हमने उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में रखा है। तो ये है हमारी मेन हेडिंग्स। बच्चों, जितनी भी हमने हेडिंग्स की हैं उनकी कुछ सब हेडिंग्स और भी हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम उनको बाद में कर सकते हैं, लेकिन ये पहला काम है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहले आप ये काम खत्म कर लो, फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमने छोड़ दिया है उसको हम सेकंड स्टेप में करेंगे, और उसके बाद जो सबसे लास्ट में बच गया उसे हम थर्ड स्टेप में करेंगे। तो ऑर्डर वाइज चलना है, सारा एक साथ खाने के चक्कर में सब गड़बड़ मत कर देना। अभी तो आपको यही ज्यादा लग रहा होगा, पहले इनकम स्टेटमेंट लर्न की, उसके बाद बैलेंस शीट, अभी आपको यही ज्यादा लग रहा होगा, तो पहले आप इसको खत्म कर लो। जब ये अच्छी तरीके से लर्न हो जाए तब हम जो सब हेडिंग्स थी उनकी भी सब हेडिंग्स बाद में कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं थी फिर भी हम उनको कर लेंगे, लेकिन उसको स्टेप 2 में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय।